Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 22nd February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is action which halts the progress of disease at its incipient stage and prevents complication relates to which stage of prevention? लेवल ऑफ प्रिवेंशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको उस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को सेलेक्ट करना है जिसमें किसी भी डिजीज की शुरुआती स्टेज के अंदर उसकी प्रोग्रेस को रोका जाता है और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट को बचाया जाता है। क्या ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्सरी प्रिवेंशन है या ये सभी? डिजीज हो चुका है यानी उसकी शुरुआती स्टेज में है और अब पेशेंट में इसकी और प्रोग्रेस ना हो, हम इसे रोक रहे हैं यानी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो, इससे उसे बचा रहे हैं। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर माना जाएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर आप राजस्थान सीएचओ एग्जाम का पेपर देखेंगे जो कि रिसेंटली 19 फरवरी को हुआ था, उसमें भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक या दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हमारा फोकस रहता है कि डिजीज को आगे ना फैलने दिया जाए और क्लाइंट में इसके कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो, यानी हम डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और आवश्यकता हो तो पेशेंट को रेफर किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या इंटरवेंशंस किए जाते हैं, तो इंटरवेंशंस आर, इसके अंदर हम तीन चीजें करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है स्क्रीनिंग टेस्ट करना, जिसके अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेप्समियर टेस्ट, रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन यानी एक्सरे आदि आ सकते हैं। इसके बाद दूसरा इंटरवेंशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर हम करते हैं ट्रीटमेंट, यानी डिजीज का इलाज करना। और तीसरी चीज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं रेफरल सर्विसेज। अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि रेफरल सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, तो आप बताएंगे सेकेंडरी लेवल ऑफ। नेक्स्ट हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसे आप येलो कार्ड या कार्ड जुएने के नाम से जानते हैं। The International Certificate of Vaccination or Prophylaxis is also known as Card Juvenile or Yellow Card, is an official vaccination report created by World Health Organization WHO के द्वारा किसी व्यक्ति को कौन से वैक्सीनेशन हो चुके हैं इसकी रिपोर्ट देना कार्ड जुआने या येलो कार्ड के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्ड जुआने या येलो कार्ड एक इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है जो कि किसी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाते समय काम आ सकता है और इसे WHO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the most common cation in extracellular fluid? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैशन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम?
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन कौन सा है, तो आप बताएंगे ये होता है सोडियम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन है सोडियम यानी Na+। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैशन कौन सा है, तो इसका जवाब आप देंगे पोटेशियम K+। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस के अंदर यानी कोशिका के बाहर, सेल से बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनायन कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? यस, याद रखिएगा, सेल के बाहर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनाइन है क्लोराइड, Cl- बोलते हैं इसे। और अगर सेल के अंदर पूछ लिया जाए कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा एनाइन पाया जाता है, तो आप बताएंगे फोस्फोरस यानी कि PO4। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में इन सभी चीज़ों को पूछा गया है। एक बार रिवाइज करेंगे। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम कैशन और क्लोराइड एनायन। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है पोटेशियम कैशन और PO4 माइनस एनायन यानी कि फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sympathetic blocking agent may be used during a hypertensive emergency. These drugs work by। अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसमें सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स दिए जाते हैं। ये ब्लॉकिंग एजेंट्स किस प्रकार से अपना काम करते हैं? ऑप्शन ए, डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी, वैसोकंस्ट्रिक्शन द एंटीरियर बेड, या फिर नन ऑफ दीज। आपने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो चीजें आती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वह सिस्टम है जो हमें किसी भी मुश्किल स्थिति में संभालने की कोशिश करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तब ये एक्टिव रहकर हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। जब हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी वाली कंडीशन में हैं या कोई पेशेंट इस कंडीशन में है, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 180 बाई 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाएगा। और इतना हाई बीपी होने से उस पेशेंट के ऑर्गन्स में डैमेज होना शुरू हो सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट्स देने होते हैं। और ये ड्रग्स क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, जिससे उसका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन एन फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया नोन एज। किसी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया है, और इस फिक्स जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, इसे आप किस नाम से जानते हैं? यस, द राइट आंसर इज कम्युनिटी। कम्युनिटी सब्जेक्ट आप रेगुलर पढ़ते हैं, और अगर आपसे कम्युनिटी की डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो आप बताएंगे कि किसी भी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का समूह कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द काउंसलिंग प्रोसेस गैदर मेमोरी एड इज यूज्ड वेयर G represent।
किसी भी पर्सन की काउंसलिंग करने के लिए हम गैदर नामक मेमोरी ट्रिक की इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रिक के अंदर जी का क्या मतलब होता है? गिव मनी, ग्रीट द पेशेंट, जीनियस नर्स, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीट द पेशेंट। जब भी हमारे पास काउंसलिंग के लिए कोई पर्सन आता है तो हम सभी उससे पहले ग्रीटिंग्स देते हैं, ग्रीट करते हैं, जैसे कि नमस्ते, गुड मॉर्निंग, या जो भी समय हो, जैसी भी लोकेशन हो, उसके हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए गैदर शब्द का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। GATHER। यहाँ पर जी का मतलब हमने आपको बताया, क्लाइंट को ग्रीट करना या ग्रीटिंग्स देना। इसके बाद ए का मतलब होता है आस्क, यानी क्लाइंट से पूछना। फिर टेल, यानी क्लाइंट को बताना। फिर हेल्प, उसके बाद एक्सप्लेन, उसके बाद रिटर्न। तो इस तरह से काउंसलिंग के दौरान ये टर्म यूज की जाती है गैदर, जिसमें सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं, फिर आस्क, टेल, हेल्प, एक्सप्लेन, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर कार्डिनल और वाइटल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन आर। इनमें से इन्फ्लेमेशन के चार कार्डिनल या वाइटल साइंस कौन से हैं? सिंपली कहें तो इन्फ्लेमेशन होने पर कौन कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं? पेन, कोल्डनेस, रेडनेस, पस। पेन, पेलनेस, कोल्ड, स्वेलिंग। पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग। हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्कम्फर्ट। जब भी किसी क्लाइंट में बॉडी के किसी हिस्से में इन्फ्लेमेशन आती है तो उसे हमेशा पेन फील होगा। उस जगह को टच करने पर उस जगह का टेम्परेचर आसपास के दूसरे एरिया की तुलना में ज़्यादा गर्म होगा, यानी हीट फील होगा। उस एरिया में रेडनेस हो सकती है और स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, ये चार कार्डिनल साइंस माने जाते हैं इन्फ्लेमेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the normal color of amniotic fluid when the bag of water ruptures? प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी होने वाली होती है उस समय बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है और उस समय यहाँ से निकलने वाले एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है? क्लियर, ग्रीनिश, ब्राउन, गोल्डन। इस चीज को थोड़ा और आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए ये यूट्रस के अंदर दो लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कॉरियोनिक लेयर के नाम से जानते हैं और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे एमनियन के नाम से जानते हैं। इस एमनियन से प्लेसेंटा अटैच रहता है और प्लेसेंटा की यदि नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अपर और बैक साइड ऑफ द यूट्रस, यानी यूट्रस में पीछे और ऊपर की तरफ इम्प्लांटेशन यदि होता है, प्लेसेंटा बनता है, तो ये सबसे सही माना जाता है। और इस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी कनेक्ट होता है और इस बेबी के चारों तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लिक्विड लिक्विड भरा रहता है। इसे हम एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम होता है बच्चे को प्रोटेक्शन देना और बच्चे तक वाटर, न्यूट्रिएंट आदि का एक्सचेंज करवाना। प्लेसेंटा से जो ब्लड है बच्चे के,
अम्बिलिकल कॉर्ड से होता हुआ बच्चे तक पहुंचता है। प्लेसेंटा से ब्लड जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे तक पहुंचता है और इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन आदि पहुंचते हैं, एंटीबॉडीज आदि पहुंचती हैं। अब अपन वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है बच्चे के चारों तरफ यूट्रस में जो पाया जाने वाला फ्लूइड है, इसका नॉर्मल कलर होता कैसा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लियर। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर कलरलेस होता है, वाटरी होता है, क्लियर होता है। आइए इसके बारे में और जान लें। एग्जाम में कई बार अलग-अलग गेस्टेशनल एज पर यानी प्रेगनेंसी टाइम पर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, इससे भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 12 वीक की प्रेगनेंसी पर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने पर टोटल एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है 50 ml, यानी 3 महीने की प्रेगनेंसी पर टोटल 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है। 16 वीक की प्रेगनेंसी पर 100 ml, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी पर 400 ml, 38 वीक्स की प्रेगनेंसी पर 800 टू 1000 ml, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। टर्म प्रेगनेंसी पर यानी डिलीवरी के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा हाईएस्ट होती है, जो कि 800 से 1000 ml के बीच होती है, यानी कि लगभग 1 लीटर होती है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी आगे होती बढ़ती है, डिलीवरी नहीं हो पाती, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होने लगेगी। जैसे कि 40 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर 600 से 800 ml, और अगर 42 सप्ताह का पीरियड निकल जाता है, तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड की टोटल मात्रा 200 ml तक हो जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी के दौरान मदर में कितना एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है, इस चीज का असेसमेंट करते हैं। नॉर्मल एएफआई इंडेक्स यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। अगर किसी वुमेन में सोनोग्राफी के बाद ये पता चले कि इसमें एएफआई इंडेक्स 5 से कम है, तो इसका मतलब है कि इस वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम है, जो कि काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब है वुमेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड 2 लीटर से ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रेमनियोस या हाइड्रेमनियोस कंडीशन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से यदि कम हो, तो ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस है, और अगर 2 लीटर से ज़्यादा हो, तो ये पॉलीहाइड्रेमनियोस कंडीशन को बताता है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं कि नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होता कैसा है? नॉर्मल, कलरलेस या वाटरी। और अगर किसी वुमेन में ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इसका मतलब है बच्चे ने अपना फर्स्ट स्टूल यानी कि मेकोनियम यूट्रस में ही पास कर लिया है, और ये फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन के होने को बताता है। बच्चा अगर अपना फर्स्ट स्टूल म्यूकोनियम जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसे यूट्रस में ही पास कर दे, तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का बच्चे द्वारा एस्पायरेट करने की संभावना होती है, और ये म्यूकोनियम बच्चे के लंग्स में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से जन्म के बाद बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, फीटल डिस्ट्रेस कंडीशन कॉज होगी। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर रेड है, तो इसका मतलब है मदर को किसी प्रोसेस के दौरान ट्रॉमा हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है। और अगर ग्रीन कलर एमनियोटिश एमनियोटिक फ्लूइड म्यूकोनियम को बता रहा है, और ग्रीनिश येलो यानी कि सैफ्रॉन कलर यानी सौंफ का कलर जो होता है, अगर ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड निकलता है, तो इसका मतलब है बच्चा पोस्ट मैच्योर है। और गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को बताता है। एग्जाम में यहाँ से ये चीज काफी ज्यादा पूछी जाती है कि गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन के होने को बताता है, तो गोल्डन कलर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी को बताता है। और अगर डार्क ब्राउन या टोबैको कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इसका मतलब है बच्चे की डेथ हो चुकी है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। Next question is, the nurse analyzes the laboratory result of a child with hemophilia
The nurse understands which result will most likely be abnormal in this child. किसी बच्चे को यदि हीमोफीलिया डिजीज हो तो उसमें कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू एबनॉर्मल देखने को मिलेगी यानी नॉर्मल नहीं होगी? प्लेटलेट काउंट, हिमेटोक्रिट लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हीमोफीलिया एक क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होने वाली डिजीज कंडीशन है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होने वाली डिजीज हीमोफीलिया है और इस डिजीज के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते यानी थोड़ी भी इंजरी होने पर सीवियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हिंट है आपके लिए कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होगी तो उससे रिलेटेड कौन सा टेस्ट है आप सेलेक्ट करें। यस, आप बिल्कुल सही हैं। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अगर किसी क्लाइंट को हीमोफीलिया कंडीशन है तो उसके अंदर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम नॉर्मल से बड़ा हुआ मिलेगा। हीमोफीलिया के बारे में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। हीमोफीलिया बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए को आप क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसे क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा होने वाला है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यानी 80% लोग 85% पॉपुलेशन में इसी प्रकार का हीमोफीलिया देखने को मिलता है। इस प्रकार की हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होती है और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 को आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी जानते हैं। इसे आप एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से जानते हैं और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जिसे आप हीमोफीलिया बी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इट इज टाइप 1। इसे आप टाइप 1 भी कहते हैं, टाइप 1 हीमोफीलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा टाइप सेकंड या टाइप 2। इसे आप हीमोफीलिया बी का नाम देते हैं, हीमोफीलिया बी, या फिर इसे क्रिसमस हीमोफीलिया कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट आखिरी लिखिएगा हीमोफीलिया टाइप 3। टाइप 3 या फिर आप इसे हीमोफीलिया सी कह सकते हैं। और इस हीमोफीलिया टाइप के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 है उसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 डेफिशिएंसी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे ज्यादा होने वाला हीमोफीलिया टाइप है हीमोफीलिया ए। इसे टाइप 1 या क्लासिकल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। 85% लोगों में यही हीमोफीलिया पाया जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी हो जाती है। सेकेंड हीमोफीलिया टाइप है टाइप 2 या इसे आप हीमोफीलिया बी या क्रिसमस हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। और थर्ड टाइप आता है हीमोफीलिया सी या टाइप 3। इसे इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इस डिजीज के अंदर फीमेल कैरियर के अंदर कैरियर के रूप में होते हैं, जबकि मेल्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। Next question is the causative organism for rice watery stool
with or without vomiting is. अगर किसी क्लाइंट में राइस वाटर स्टूल देखने को मिले, यानी चावल की मांड के समान स्टूल देखने को मिले, तो ये किस बैक्टीरिया से हुआ इन्फेक्शन बताता है? विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो टेंसिली, सिजेला डाइसेंट्रीज, सिजेला कॉलेरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। विब्रियो कॉलेरा डिजीज को हम हैजा रोग के नाम से जानते हैं और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज कंडीशन है। इसके अंदर क्लाइंट में सीवियर डायरिया होता है, जिसके कारण क्लाइंट के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, और अगर डिहाइड्रेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो डिहाइड्रेशन के कारण पर्सन की डेथ हो जाती है। पहले के समय में ये महामारी के रूप में फैलने वाली एक बहुत बड़ी डिजीज कंडीशन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ भी इसी डिजीज से सफर होने के कारण हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज जीएफआर ऑफ एन अडल्ट? किसी अडल्ट पर्सन का एवरेज जीएफआर कितना होता है? 10 ml पर डे, 125 ml पर मिनट, 1500 ml पर डे, या फिर 1 ml पर मिनट? The right answer is option B, 125 ml per minute. ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी द्वारा 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर आउट किया गया है उस वैल्यू को बताता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि नॉर्मल जीएफआर कितनी होती है तो आप बता सकते हैं 180 लीटर पर डे, या फिर आप कह सकते हैं 1,80,000 ml पर डे। और अगर आपसे ये ml पर आर में पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 7,500 ml पर आर। और अगर ml पर मिनट पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 125 ml पर मिनट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। किसी भी तरह से आपसे जीएफआर की रेट पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 180 लीटर पर डे, या फिर 1,80,000 ml पर डे, 7,500 ml पर आवर, या फिर 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the reason to perform a spinal tap on a client newly diagnosed with leukemia? अगर किसी क्लाइंट को ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर है, तो उसमें स्पाइनल टैप प्रोसेस करवाने का क्या रीजन हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, टू असेस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनफिल्ट्रेशन। इस पेशेंट में ल्यूकीमिया कंडीशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तो नहीं पहुंच गई, इसे पता करने के लिए। ऑप्शन बी, टू एड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकीमिया। किस प्रकार का ल्यूकीमिया है उसको पता करने के लिए। टू रूल आउट मेनिंजाइटिस, कहीं उसे मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गई, ये पता करने के लिए। टू डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट के अंदर आप ये पता करना चाहते हैं कि ब्लड कैंसर, वाइट वाइट सेल्स कैंसर या डब्ल्यूबीसी कैंसर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेल्स तक तो नहीं पहुंच गया है,
इस चीज को पता करने के लिए हम स्पाइनल टैप प्रोसीजर करवाते हैं। स्पाइनल टैप प्रोसेस को आप लंबर पंक्चर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर निडल इंसर्ट करके सीएसएफ का सैंपल निकाला जाता है और फिर लैब के अंदर इसकी जांच करके ये पता किया जाता है इसमें मौजूद सेल्स कैंसरस तो नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ल्यूकीमिया के क्लासिफिकेशन को पता करने के लिए स्पाइनल टैप प्रोसीजर नहीं करवाया जाएगा। मेनिंजाइटिस कंडीशन का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाई जाने वाली मेनिंजियल लेयर में किसी प्रकार का इंफेक्शन तो नहीं, और इस चीज को पता करने के लिए स्पाइनल टैप हम करवा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ल्यूकीमिया कंडीशन से रिलेटेड आंसर आपको देना है, तो ये आंसर यहाँ सही नहीं होगा। कभी भी किसी क्लाइंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आप उसमें स्पाइनल टैप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता कितना है, तो आप बताएंगे 5 to 15 mm ऑफ Hg। 5 से 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, और इससे ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन पर दबाव पड़ेगा और एबनॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की आवश्यकता होती है। नो ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 300 किलो कैलोरीज, यानी प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान वुमेन को 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी नॉर्मली अगर अपन देखें तो एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट नहीं है उसको 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होता है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इसे 300 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो टोटल आप कह सकते हैं 2300 किलो कैलोरी, यानी 2300 किलो कैलोरी एनर्जी इसे प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए कि वुमेन में डिलीवरी हो चुकी है, अब वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, यानी लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेशन करा रही है, तो इसे कितना कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेसिक हैं और इम्पोर्टेंट हैं। यस, एग्जैक्टली 500 किलो कैलोरी एनर्जी। नॉर्मली अगर वुमेन 2000 किलो कैलोरी एनर्जी लेती है, चाहिए होती है, और अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसे 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा लेनी होगी, यानी कि उसे हर दिन अब टोटल 2500 किलो कैलोरी एनर्जी लेना होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान 2300 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए और लैक्टेशन के दौरान 2500 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म एलिजिबल कपल, द वाइफ्स एज इन इंडिया इज। भारत में एलिजिबल कपल के अंदर वाइफ की एज कितनी होती है। 20 से 40 साल, 15 से 35, 15 से 45, 20 से 60। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एलिजिबल कपल का मतलब है ऐसा कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो कि रिप्रोडक्शन कर सके, यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। इसमें वुमेन की एज 15 से 45 के बीच होनी आवश्यक है, क्योंकि वुमेन में इसी एज के दौरान ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। हम ये मानकर चलते हैं कि 15 साल की उम्र के अंदर मेनार्की होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, और 45 साल की एज आने पर मेनोपॉज हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि बंद हो जाएगा तो फिर हम ओव्यूलेशन नहीं होगा, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो याद रखिएगा, एलिजिबल की कपल का मतलब है ऐसा कोई शादीशुदा जोड़ा जिसमें वाइफ की उम्र 15 से 45 की है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच इज द मोस्ट कॉमन एंड आइडल पेल्विस टाइप? इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे बेहतर आइडल पेल्विस किसे माना जाता है? एंड्रॉइड पेल्विस को, प्लेटिप्लॉइड को, गायनेकॉइड को, एंथ्रोपॉइड को? आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। गायनेकॉइड पेल्विस सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाइप का पेल्विस है, जो कि लगभग 50% वुमेन्स में पाया जाता है। आप चाहें तो इसके आगे नोट कर सकते हैं, 45 से 50% फीमेल्स के अंदर इसी प्रकार का पेल्विस होता है, और ये चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे फेवरेबल माना जाता है। यानी ये बेस्ट टाइप का पेल्विस होता है, आइडल टाइप का पेल्विस होता है। इसकी जो पेल्विक इनलेट होती है वो राउंड शेप की होती है। ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसकी जो पेल्विक इनलेट है, यानी इसका जो अंदर का भाग होता है, वो राउंड शेप का होता है, और राउंड शेप के कारण बच्चे का हेड इसमें इजीली पास हो जाता है, इसलिए इसे मोस्ट फेवरेबल टाइप का पेल्विस मानते हैं। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो एंड्रॉइड एंड्रॉइड टाइप का पेल्विस जो है 20% फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। इसे आप मस्कुलाइन पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो पेल्विक इनलेट होती है वो हार्ट शेप की होती है या फिर ट्रायंगुलर शेप की होती है। यहाँ आप लिख सकते हैं हार्ट शेप पेल्विस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटिप्लॉइड टाइप के पेल्विस की। ये सबसे कम 5% वुमेन्स के अंदर ही पाया जाता है, और इसका जो इनलेट होता है वो किडनी के शेप का होता है, यानी किडनी समान इसका इनलेट होता है। लास्ट है आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड टाइप का पेल्विस 25% वुमेन्स के अंदर पाया जाता है, और इसका जो इनलेट होता है वो ओवल शेप का होता है। याद रखिएगा, 25% वुमेन में पाया जाता है, और इसका जो इनलेट है वह ओवल शेप का होता है। पेल्विक इनलेट किस प्रकार के पेल्विस में कैसा होता है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एंड्रॉइड पेल्विस हार्ट शेप, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस किडनी शेप, गायनेकॉइड पेल्विस राउंड शेप, एंथ्रोपॉइड पेल्विस ओवल शेप। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. X was recently diagnosed with Hodgkin's lymphoma. Upon the early diagnosis, the nurse will expect which of the following areas is often involved? मिस्टर एक्स को हॉटकिंस लिम्फोमा है। ये रिसेंटली डायग्नोस किया गया है। इस डिजीज की अर्ली स्टेज के अंदर इनमें से किस बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है? चेस्ट, नेक, ग्रोइंग, पेल्विस? हॉटकिंस लिम्फोमा को पहले हॉटकिंस डिजीज के नाम से जाना जाता था। हॉटकिंस लिम्फोमा हमारी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है उसका कैंसर है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नामक फ्लूइड होता है, और लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, उसे बॉडी द्वारा इस लिम्फेटिक फ्लूइड में भेज दिया जाता है, और जब ये लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फ नोड से अंदर होकर गुजरता है, तब लिम्फ नोड इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पर ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और फिर मैक्रोफेजेस के एक्शन के कारण फैगोसाइटिक प्रोसेस के द्वारा इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो अगर हमारे इन लिम्फ नोड्स के अंदर किसी प्रकार का कैंसर हो जाए, तो ये ही हॉटकिंस लिम्फोमा है। अब आपको बताना है कि ये हॉटकिंस लिम्फोमा कंडीशन सबसे पहले किस एरिया की लिम्फ नोड को प्रभावित करती है? चेस्ट एरिया, नेक एरिया, ग्रोइंग एरिया, या फिर पेल्विस एरिया?
प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, नेक एरिया। जब भी किसी क्लाइंट को हॉटकिंस लिम्फोमा होता है तो उसकी एक या एक से अधिक लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इसकी शुरुआत सबसे पहले नेक एरिया में पाए जाने वाली लिम्फ नोड से होती है। हमारे बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स जो हैं चेस्ट, ग्रोइन, पेल्विस, इन सभी एरियाज में भी पाई जाती हैं, लेकिन इस डिजीज की शुरुआत, हॉटकिंस लिम्फोमा डिजीज की शुरुआत नेक एरिया की लिम्फ नोड्स के प्रभावित होने के बाद ही देखी जाती है। हॉटकिंस डिजीज के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछी भी गई है। आप चाहें तो इसे नोट कर लें। रीड स्टर्नबर्ग सेल। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस डिजीज के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती हैं, या यूं कहा जाए कि अगर किसी पर्सन के अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल पाई गई हैं तो उसे कौन सा डिजीज है, तो आप बताएंगे हॉटकिंस लिम्फोमा। हॉटकिंस लिम्फोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसे स्टार मार्क कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के द्वारा कितनी कैलोरीज दी जाती है। सबसे पहले आप बताएंगे कि एक पर्सन के द्वारा यदि 1 ग्राम प्रोटीन लिया जाता है तो उसे कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। प्रीवियस एग्जाम में इन चीजों को पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, याद रखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और 1 ग्राम फैट लेने से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डोजेस ऑफ विटामिन ए सिरप फॉर अ 5 years old चाइल्ड रिसीव। किसी 5 साल तक के उम्र के बच्चे को विटामिन ए की कुल कितनी डोज दी जाती है? 7, 8, 9, 10। The right answer is option C, 9 doses. विटामिन ए प्रोफाइलैक्टिकली 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। हेडिंग लिख लीजिएगा, विटामिन ए, इसे आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से आई डिजीज हो सकते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, और उससे ही बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए की डोज दी जाती है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि विटामिन ए को किस रूट से लिया जाता है, तो आप कह सकते हैं ये ओरल रूट से दिया जाने वाली ड्रग है। और इसकी अगर आपसे डोज पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 1 ml एंड 2 ml। इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जैसे कि पहली बार बच्चा जब 9 मंथ्स का होता है, मीजल्स का इंजेक्शन लेने के लिए, मीजल्स का टीका लगवाने के लिए हॉस्पिटल आता है, तब उसे हम 1 ml यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देते हैं। उसके बाद 18 महीने की एज पर 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसके बाद हर 6 मंथ्स के गैप के से ये वैक्सीन दिया जाता है। जैसे कि 24 मंथ्स पर, 30 मंथ्स पर, 36 मंथ्स पर, 42 मंथ्स पर, 48 मंथ्स पर, 54 मंथ्स पर, और 60 मंथ्स पर। 60 मंथ पर टोटल हमें 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी डोजेज यहाँ पर दी जाती हैं। पहली डोज 9 मंथ्स पर मीजल्स वैक्सीन के साथ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होगी, और उसके बाद सभी डोजेज
2 ml की होंगी, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होंगी, और 18 महीने के बाद 6-6 महीने के अंतराल से लगाई जाएंगी। तो यहाँ पर नोट करिएगा, टोटल 9 डोजेस। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन टोटल डोजेस से हम कितना अमाउंट डिलीवर करते हैं, तो आप बता सकते हैं 17 ml या 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए को आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, और बच्चों में भारत में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। अंडर 5 क्लिनिक का सेंटर सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है? हेल्थ एजुकेशन को, फैमिली प्लानिंग को, इम्यूनाइजेशन को, एडिक्वेट न्यूट्रिशन को? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फैमिली प्लानिंग को। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में जब भी आपसे कोई बात करे तो उसके अंदर इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बाहर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बना है और अंदर एक उल्टा ट्रायंगल है। ये जो उल्टा ट्रायंगल आप अंदर देख रहे हैं, ये फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस ट्रायंगल के सेंटर पार्ट में जो ऑपोजिट ट्रायंगल बन रहा है वो हमेशा फैमिली प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसमें 4 और कंपोनेंट्स होते हैं: केयर इन इलनेस, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, और सबसे बाहर हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पर ये 2 चीजें अपनी जगह पर हमेशा फिक्स रहेंगी। इसके अलावा इन तीनों में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी कोशिश करिएगा इसी सीक्वेंस में आप इसे याद रखें। सबसे पहले सेंटर में है फैमिली प्लानिंग, उसके बाद बाहर है हेल्थ एजुकेशन, फिर है केयर इन इलनेस, फिर है एडिक्वेट न्यूट्रिशन, और फिर है इम्यूनाइजेशन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज। किसी प्रीटर्म बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला साइन कौन सा है? ब्रेडिकार्डिया, नेजल फ्लैरिंग, बैरल चेस्ट, ग्रंटिंग, एलनीज एंड चेस्ट इंड्राइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेजल फ्लैरिंग। जब किसी बच्चे को रेस्पिरेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं, नोज की जो ओपनिंग वाला एरिया है, नॉस्ट्रल्स हैं, वो फैलते हैं। यहाँ पर फ्लैरिंग देखने को मिलती है। नेजल फ्लैरिंग का मतलब है नॉस्ट्रल्स का सांस लेते समय या छोड़ते समय फूल जाना, फैल जाना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जा सके या बाहर जा सके, इसे नेजल फ्लैरिंग कहते हैं। और अगर किसी बच्चे के अंदर सांस लेने के दौरान या छोड़ने के दौरान इस प्रकार की स्टेज देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है बच्चा मुश्किल से एफर्ट करके सांस ले रहा है, यानी उसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ क्लाइंट हैज अ lobectomy, what fills the space where the lobe was? अगर किसी क्लाइंट में लोबेक्टोमी प्रोसेस कर दिया जाता है, तो उस एरिया में जो लोब रिमूव किया गया है उसे फिल करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए, द रिमेनिंग लोब और लोब्स ओवर एक्सपांड टू फिल द स्पेस। जो बचे हुए लोब हैं वो ओवर एक्सपांड करके इस एरिया को फिल कर देते हैं। ऑप्शन बी, द लंग स्पेस फिल्स अप विथ सीरस फ्लूइड।
इस जगह पर सीरस फ्लूइड इकट्ठा होकर इस जगह को भर देगा। ऑप्शन सी, द स्पेस स्टे एम्प्टी, ये जगह हमेशा खाली रहेगी। ऑप्शन डी, द सर्जन फिल्स द स्पेस विद जेल, सर्जरी के दौरान सर्जन इस एरिया में जेल भर देगा। आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लोबेक्टॉमी प्रोसेस होता क्या है। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट के लंग्स हैं और इनमें से, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइंट के जो राइट साइड का लंग होता है, उसके अंदर टोटल 3 लोब्स पाए जाते हैं और क्लाइंट के लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं। अब मान लीजिए इस क्लाइंट के लेफ्ट साइड के लोब के अंदर कोई कैंसर हो गया या फिर मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया या फिर सीओपीडी के कारण यहाँ के एल्विलाइज कंप्लीटली डैमेज हो गए, तो सर्जन अब क्या करेगा, इस एरिया को यहाँ से कट करके रिमूव कर देगा, यानी लंग्स का इतना हिस्सा सर्जरी के द्वारा यहाँ से काट कर हटा देगा और अब इस जगह पर सिर्फ इतना ही लंग्स बचा है। लंग्स का ये जो अपर लोब है, सिर्फ यही बचा है। तो याद रखिएगा, सर्जरी के द्वारा लंग्स के किसी एक लोब को हटाना लोबेक्टोमी प्रोसेस कहलाता है। अब आपने क्लाइंट का एक लंग का लोब हटा दिया, तो इस जगह पर जो खाली स्पेस रहेगा, उसका क्या करेंगे? ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में देना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहाँ पर जो अपर लोब है, ये ओवर एक्सपेंड करके इस एरिया को फिल कर देगा। जब आप सर्जरी द्वारा इस लोब को हटा देंगे, तो ये लोब ही आगे अपना साइज बढ़ाएगा, ज़्यादा फूलेगा और इस पूरे एरिया को कवर कर लेगा और इस तरह से ये स्पेस फिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, लोबेक्टोमी प्रोसेस के बाद क्लाइंट का लंग का वो हिस्सा जो कि रिमूव कर दिया गया है, उस जगह को फिल अप करने के लिए जो बचा हुआ लोब है, वो अपना साइज़ बढ़ाता है, यानी ओवर एक्सपेंड होता है, ज़्यादा फैलता है और उस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर याद रखिएगा, सर्जन के द्वारा इस स्पेस को भरने के लिए किसी भी प्रकार का जेल नहीं भरा जाता यहाँ और ना ही इस स्पेस को एम्प्टी छोड़ते हैं। अगर आपने इस स्पेस को एम्प्टी छोड़ दिया, तो यहाँ पर इंट्राथोरैसिक प्रेशर चेंज होगा और क्लाइंट प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार का सीरस फ्लूइड नहीं फ़ील होता। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसी भी एरिया में सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओपन करने के लिए कितना पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है। अगर आपको किसी हिली, डेजर्ट, ट्राइबल, डिफिकल्ट एरिया, यानी जहाँ पर पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे जगह पर सब सेंटर ओपन करना है, तो इसके लिए वहाँ पर मिनिमम 3000 की आबादी का होना आवश्यक है। और अगर प्लेन एरियाज़ में आप सब सेंटर खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर 5000 की आबादी का होना आवश्यक है, क्योंकि प्लेन एरियाज़ यानी मैदानी क्षेत्रों में पहुँचना सुविधाजनक होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करने के लिए डिफिकल्ट एरियाज में 20,000 की आबादी और प्लेन एरियाज के अंदर 30,000 की आबादी का होना आवश्यक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओपन करने के लिए 80,000 से 80,000 की आबादी हिली, ट्राइबल और डिफिकल्ट डेजर्ट एरियाज में चाहिए और 1,20,000 की आबादी प्लेन एरियाज में यदि है, तो वहां पर आप एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ओपन कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन ए को हम जन्म के समय बच्चे में लगाते हैं और ये हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज में ब्लीडिंग के रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, इंट्रामस्कुलर रूट से विटामिन के दिया जाता है। और अगर साइट आपसे पूछ ली जाए, तो आप बताएंगे वेस्टस लैटरलिस मसल्स, जो कि बच्चे के थाइस में मौजूद होती है।
अब आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चे का जन्म 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले हुआ है यानी प्री टर्म बर्थ हुई है, तो आप डोज 0.5 mg रखेंगे। और अगर बच्चे का जन्म टर्म प्रेगनेंसी पर हुआ है तो फुल डोज यानी 1 mg दी जाएगी। विटामिन के जो है बच्चे में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे कि बच्चे में क्लॉट फॉर्मेशन हो पाता है और ब्लीडिंग होने की संभावना घट जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।